नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। मैं समझता हूँ कि कोविड महामारी के दौरान आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आज की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। इस महामारी की विषम परिस्थितियों में हम व्हाट्सएप ग्रुप्स, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आदि के माध्यम से अपने अध्ययन को प्रारंभ या अपने अध्ययन को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं और आपके इस कार्य में मैं सदैव आपके साथ हूँ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेजर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका एक महत्वपूर्ण संविधान है जिसका अध्ययन हम निरंतर कुछ व्याख्यानों से कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकन शासन व्यवस्था में अमेरिकन कांग्रेस में समितियों की भूमिका के संबंध में चर्चा की थी। समितियों का गठन किस प्रकार होता है और उनकी अलग अलग संदर्भ में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, इसके संबंध में बात की थी। और आज के इस व्याख्यान में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको समझना, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह जो विषय है आज का, ये न केवल अकादमिक परीक्षाओं की दृष्टि से अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई होगी जिसमें आज के इस व्याख्यान के जो मैटर हैं उसमें से कोई प्रश्न नहीं आया हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो विषय है आज का, वह है अमेरिकी कांग्रेस की जो द्वितीय महत्वपूर्ण सदन सीनेट के संबंध में। जैसा कि वहाँ कांग्रेस के दो सदन हैं। प्रथम सदन, जिसे निम्न सदन कहते हैं, वह प्रतिनिधि सदन होता है, और द्वितीय सदन, जिसे उच्च सदन कहते हैं, वह सीनेट होती है। तो आज हम सीनेट के गठन, उसकी संरचना, उसके सदस्यों की योग्यता आदि के संबंध में चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे, क्योंकि सीनेट विश्व का एकमात्र ऐसा सदन है जिसे विश्व का शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार आता है अकादमिक परीक्षाओं में। आप देखो, पिछले 5 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, कई बार ये प्रश्न आया होगा कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, स्पष्ट कीजिए कैसे है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो यह प्रश्न कई प्रकार से कितनी ही बार पूछा गया है। तो आज का ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं अमेरिकन कांग्रेस और सीनेट। लिंडसे रोजर्स कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, जहां दूसरे देशों की शासन व्यवस्थाओं में द्वितीय सदन की शक्तियों का ह्रास हुआ है निरंतर, डे बाई डे, वहीं सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिंडसे रोजर्स जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही। क्योंकि आप चाहे दुनिया की किसी भी द्वितीय सदन की बात कर लीजिए, चाहे ब्रिटेन की लोकसभा की बात कर लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन की संसद में भी 2 सदन हैं, एक कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे निम्न सदन कहते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। तो वहाँ आप वहाँ की बात कर लीजिए, वहाँ लोकसभा की शक्तियाँ डे बाई डे, दिन प्रतिदिन कम हुई हैं, न कि अधिक। चाहे आप भारत की बात कर लीजिए, भारत में संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, दूसरा राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पिछले कुछ वर्षों में राज्यसभा की शक्तियाँ कम हुई हैं, राज्यसभा की शक्तियों का पतन हुआ है, न कि राज्यसभा की शक्तियाँ बढ़ी हैं। जबकि अमेरिका दुनिया में एकमात्र ऐसी राज्य व्यवस्था है जहाँ
पिछले कुछ दशकों में सीनेट की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, यानी सीनेट की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। और मैं तो ये कह रहा हूँ पिछले कुछ दशकों में नहीं, पूरी पिछली 20वीं सदी जो निकली है उसमें। और ये शक्ति ऐसा नहीं कि अब बढ़ चुकी, लास्ट हो चुका, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी सीनेट दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, कैसे? तो उसके कुछ कारण हैं, उसको हम आज के इस व्याख्यान में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के इस व्याख्यान में हम पहले उसकी संरचना को समझेंगे, फिर उसकी शक्तियां जो हैं वो अगले व्याख्यान में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सीनेट को अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन कहा जाता है, यानी उच्च सदन कहा जाता है। ब्रोगन कहते हैं कि सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती है, यानी ये ऐसा सदन है जो हमेशा शाश्वत रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। ये निरंतर इसके सदस्य निरंतर रोटेट होते रहते हैं, यानी ये हमेशा बना रहता है। अपने यहाँ भी राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो अमेरिका में भी सीनेट एक स्थायी सदन है, वो भी समाप्त नहीं होता। यहाँ राष्ट्रपति आते हैं और चले जाते हैं। 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन के सदस्य भी चले जाते हैं, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, परंतु सीनेट हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ ये ध्यान रहे कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है मात्र, जबकि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और उसमें भी सीनेट समाप्त नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, और उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो सदन के सदस्य निरंतर रोटेट होते रहते हैं और सदन निरंतर चलता रहता है, लेकिन प्रतिनिधि सदन के सदस्य हर 2 वर्ष में बदल जाते हैं। हर 2 वर्ष में प्रतिनिधि सदन का चुनाव होता है। तो एक तो सबसे बड़ी ताकत यही है कि सीनेट स्थायी सदन है। तो शक्तियों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं सीनेट की संरचना की। सीनेट की संरचना किस प्रकार की जाती है? अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट की संरचना की गई। अच्छा, ये जो द्वितीय सदन होता है, इसमें ये वास्तविकता में राज्यों के प्रतिनिधित्व का सूचक है। भारत में भी इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में। उसका नाम ही भारत में तो राज्यसभा है। तो यहाँ सीनेट में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान निर्माताओं ने तात्कालिक सूझबूझ से इस द्वितीय सदन की संरचना की। इसमें यह निश्चित किया गया कि सभी राज्यों को, चाहे वह राज्य छोटा हो क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे वह राज्य बड़ा हो क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, उन सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब यहाँ एक अंतर है। देखिए, भारत में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा में, वह जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। यानी यदि किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है तो उसको अधिक प्रतिनिधित्व है, जैसे यूपी को, और यदि किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो उसको कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, जैसे गोवा, मणिपुर, मिजोरम आदि को। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों देशों की शासन व्यवस्था में। अमेरिका में चाहे राज्य बहुत छोटा हो चाहे राज्य बहुत बड़ा हो, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है सीनेट में। और वह प्रतिनिधित्व है प्रत्येक राज्य से 2 सीटें, प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित की गई, यानी प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं। तो अमेरिका में इस प्रकार आप देखोगे कि 50 राज्य हैं अमेरिका में, 50 स्टेट्स इन यूएसए, और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ सीनेट में 100 सदस्य हैं, यानी सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं, तो कुल सदस्य संख्या हुई 100। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बहुत बड़ा हो।
चाहे जनसंख्या बहुत कम हो चाहे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है और बहुत याद रखने की बात है, क्योंकि इस पैरा में से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राज्य को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बात तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी कि राज्य को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसे बिना संबंधित राज्य की स्वीकृति के किसी भी राज्य के इस प्रतिनिधित्व में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी ये जो समान प्रतिनिधित्व दिया गया है प्रत्येक राज्य को, उसमें राज्यों की सहमति के बिना, संबंधित राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को इस प्रतिनिधित्व से किसी भी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की सदस्य संख्या 2 से घटाकर 1 कर दे, ऐसा नहीं कर सकते उसकी सहमति के बिना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अमेरिकी संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार सीनेट का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक यहाँ दूसरा अंतर आपको नजर आएगा यदि आपने भारत की राज व्यवस्था या इंग्लैंड की राज व्यवस्था को समझा हो तो, कि जहाँ विश्व के अन्य जो देशों में दूसरे सदन के सदस्य होते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वहीं अमेरिका में सीनेट के सदस्य एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जब किसी सदन के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो उसे अपने आप में लोक सदन या उसे जन सदन की संज्ञा दी जाती है। वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्योंकि वहाँ प्रति 2 वर्ष में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव होता है। और मैंने जैसा कि आपको बोला कि सीनेट के भी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उनका उतने ही नए सदस्य उनके स्थान पर चुन लिए जाते हैं। तो उनका चुनाव प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के चुनाव में जो वोटर भाग लेते वे ही करते हैं। ये बात आपको समझनी आवश्यक है, क्योंकि समय मिल रहा है, टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो रही है, क्योंकि 2 वर्ष में प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल समाप्त होता है और इधर 2 वर्ष में सदन सीनेट के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात आपको इस दृष्टि से याद भी रह जाएगी, क्योंकि एक फॉर्मूला है ये याद रखने का। सीनेट के सदस्य बनने के लिए योग्यता, यदि कोई व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता हो सकती है, इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि वह 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी वह 30 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो। ऐसा नहीं कि 1 दिन कम है या 2 दिन कम है। जब वह सीनेट का प्रतिनिधि बनने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरता है उस तारीख तक उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसकी आयु 30 वर्ष हो। अपने यहाँ भी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। दूसरा, वह अमेरिका का पिछले 9 वर्षों से नागरिक हो, यानी वो अमेरिकन सिटीजन हो और लगातार पिछले 9 वर्षों से कम वह रह रहा हो। ये दूसरी इसकी योग्यता। अपने यहाँ भारत में अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि वह भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक तो, लेकिन यहाँ भारत में इस प्रकार का कोई समय नहीं बताया, लेकिन वह भारत का नागरिक हो और उसी प्रकार वह यहाँ अमेरिका का नागरिक हो। वह उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है जिससे वह चुनाव लड़ रहा है। ये बात भारत और अमेरिका की शासन व्यवस्था में डिफरेंट है कि भारत में जहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, वहीं अमेरिका में सीनेट का सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक है। ये अंतर है। अच्छा, यह भारत में भी अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो एक सदन ऐसा है जिसमें उस सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक है, और वह है विधानमंडलों में विधान परिषद। यदि कोई विधान परिषद का सदस्य बनना चाहे, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है, वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो यदि कोई उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्य बनना चाहता है
या जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में या बिहार की विधान परिषद में सदस्य बनना चाहता है तो उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है। लेकिन भारत में राज्यसभा की दृष्टि से ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में सीनेट की दृष्टि से ऐसा है कि उस संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक है। इसे आपको समझना पड़ेगा। सदन का कार्यकाल। सीनेट एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया ये कभी भंग नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। सीनेट में कोई सदस्य कितनी बार भी प्रतिनिधि बन सकता है, यानी कोई सदस्य सीनेट का कितनी बार भी प्रतिनिधि बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, अपने भारत में भी नहीं है। भारत में भी कोई व्यक्ति कितनी बार भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सीनेट के सदस्यों के वेतन भत्ते। सीनेट के सदस्यों को वेतन भत्ते वे ही प्राप्त होते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को प्राप्त है, यानी यहाँ दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन भत्ते में कोई अंतर नहीं है। सीनेट के सदस्यों को लगभग $1,24,000 वार्षिक वेतन मिलता है। डॉलर में होती है राशि, $1,24,000 वार्षिक वेतन मिलता है, और इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। भारत में भी भत्ते देने का प्रावधान है, तो वहाँ भी सदस्यों को कुछ भत्ते दिए जाते हैं। सदस्यों के विशेषाधिकार। अच्छा, ये बहुत बड़ी शक्ति है सीनेट के सदस्यों के पास। सीनेट के सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, और सीनेट में दिए गए किसी भी प्रकार के भाषण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव पॉइंट है कि वहाँ सदन में यदि कोई सदस्य किसी प्रकार का भाषण देता है तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि भारत में भी यदि आप वैसे सार्वजनिक रूप से न्यायालय की या संसद की गरिमा की किसी के विरुद्ध बात करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती। लेकिन यदि आप संसद में न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ बोलते हो या किसी अकादमिक सेमिनार में न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ बोलते हो तो फिर आपके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये आपको याद रखना है, किसी अकादमिक कॉन्फ्रेंस में या संसद के सत्र के दौरान। बाकी सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक जगहों पर आप किसी प्रकार से न्यायालय की या संसद की अवमानना नहीं कर सकते। तो आज के इस व्याख्यान में हमने आपको सीनेट के बारे में, सीनेट की फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, और इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे, क्योंकि सीनेट से संबंधित जो ये अध्याय है बहुत व्यापक है। इसका अध्ययन हम 2-3 क्लासों में स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपके आसानी से व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाए। और इसके संबंध में यदि आपकी कोई क्यूरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से बात कर सकते हो, और समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान के संबंध में मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया है, जिसमें वो 2 प्रश्न हैं। एक तो अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट के सदस्य बनने के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी व्याख्यान से संबंधित PDF नोट्स में मिल जाएगा और मेरे व्याख्यान में भी मिल जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस की द्वितीय सदन सीनेट की संरचना प्रक्रिया को समझाइए, यानी इसकी संरचना किस प्रकार की जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, और आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दीजिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप सभी को एक बार पुनः बहुत धन्यवाद।